के साथ हेमंत सोरेन जिंदाबाद है। अपने हेमंत सोरेन जिंदाबाद, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से हेमंत सोरेन जिंदाबाद, उन्हें मंच पर हमारे सुनील कुमार सोरेन जी, वीर विश्वगुरु शिबू सोरेन अमर रहे, वीर विश्वगुरु शिबू सोरेन अमर रहे, वीर शिबू सोरेन अमर रहे, वीर शिबू सोरेन अमर रहे। के कर कमलों से जीत प्रज्वलित किया जाए। हमारे मंच पर उपस्थित श्री का स्वागत करें। नहीं, तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, तालियां दूर तलक जानी चाहिए। कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है। और हमारे बीच हमारे जिलाध्यक्ष करके बोलिए है तैयार, दोनों मुट्ठी बांध करके बोलिए है तैयार, बांध करके बोलिए है तैयार, बोलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, श्री हेमंत सोरेन जी जिंदाबाद का भाव है। लेकिन फिर भी एक का यदि साहस हो रहा है तो ये हमारे माला पहना के स्वागत किया जा रहा है। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के शहीद अमर रहे। ढोड़ा कोला जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय तूरी समाज तुरिया मुखिया जिंदाबाद है। वीर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद। लोकाई मैदान में आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह में आए हुए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार और जोहार। सदस्यता ग्रहण में मुख्य रूप से शालिनी गुप्ता जी और उनके साथ सैकड़ों लोग जिन्होंने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अपना आस्था जताया, उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पार्टी में इनका स्वागत करता हूं। आज कोडरमा जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए एक और कड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज जुड़ा और वो कड़ी है शालिनी गुप्ता जी और यहां उपस्थित सैकड़ों महिलाएं, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, कई एक बार मैं कोडरमा जिला आया, चूंकि ये जिला झारखंड का एक सीमावर्ती जिला है। कोडरमा जिला के बाद बिहार का जिला पूरा प्रारंभ होता है। आज एक लंबे समय के बाद हम सब लोगों का एक अलग अपना राज्य बना। 25वां साल का ये झारखंड प्रदेश आज
चूंकि झारखंड प्रदेश एकीकृत बिहार में एक कोने में बसता था, तो बिहार में चलाने वाले सत्ता की नजरें बहुत कम पड़ती थी और नतीजा झारखंड प्रदेश कई मायनों में पिछड़ा सा रहता था। हमारे आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी ने और अनगिनत झारखंडी वीरों ने एक लंबा संघर्ष कर अपना एक अलग राज बनाने का संकल्प लिया और अलग राज का एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर ये राज को बनाया। कई देश में राज बने, 28-29 राज हैं हमारे पूरे भारत देश में। कई राज प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग हुए, लेकिन ये झारखंड प्रदेश एक ऐसा राज है जो राज संघर्षों से पैदा हुआ। जैसे इस भारत देश को कितना संघर्ष करना पड़ा आजादी के लिए, वो आप सबको पता है। महात्मा गांधी जी से लेकर भगत सिंह से लेकर के अनेक ऐसे शूरवीरों ने भारत देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ना जाने कितने लोग जेल गए, ना जाने कितने लोग देश के लिए कुर्बान हो गए। कुछ लोगों का नाम निश्चित रूप से हम सब लोग जानते हैं। ठीक उसी प्रकार जब यह भारत देश आजादी का सपना भी नहीं देखता था, उससे कई वर्षों पहले आगे से झारखंड में यहां के आदिवासी मूलवासी अंग्रेजों से लोहा लड़ते थे। झारखंड के वीरों का भी आपको नाम याद होगा। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, बाद में कई विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय, और हाल फिलहाल तक आपने दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को भी देखा, जो आज हमारे बीच में नहीं है। कितना संघर्ष किया था। ये हजारीबाग जेल से लेकर झारखंड के हर कोने का जेल झारखंड के आंदोलनकारियों से भरा पड़ा था। तब ये राज मिला है। देश आजादी की लड़ाई तो बहुत बाद में लोगों ने संघर्ष करना प्रारंभ किया। इस मायने से इस राज्य में कई ऐसे, ये राज अपने आप में एक ऐसा विरासत अपने कंधों पर लेके चल रहा है जो शायद ही किसी राज्य के पास हो। इसीलिए हम अपने इस राज्य के प्रति अपने आप को इतना फक्र महसूस करते हैं कि हम ऐसे लोगों के वंशज हैं, ऐसे वीर भूमि में हमारा जन्म है जहां अनगिनत लोगों ने जन्म लिया। यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, यहां के किसान, दलित, पिछड़ा, कमजोर लोगों की हक अधिकार की लड़ाई के लिए, यहां के जल जंगल जमीन की रक्षा की लड़ाई के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। ना जाने कितने महिलाओं के मांग का सिंदूर उजड़ गया, ना जाने कितने नौजवान विधवा अनाथ हो गए, तब जाकर के ये राज मिला। और ये प्रदेश देश का एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसने सदियों से, अंग्रेजों से लेके आज तक
सिर्फ देने का ही काम किया। देश का सबसे अधिक खनिज संपदा हमारे इसी राज्य में है, झारखंड प्रदेश में। कोई ऐसा खनिज संपदा नहीं है जो यहां नहीं मिलता। आपका कोडरमा जिला में भी अबरक का एक बहुत बड़ा डिपॉजिट और खनिज संपदा के रूप में यहां पाया जाता है, और वो इतना बेशकीमती है कि उसका सही तरीके से खनन कार्य हो तो कोडरमा का जिला का लोग पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा गांव देहात इतना गरीब गुरुआ नहीं होता। आज इस खनन कार्य को अनप्लान तरीके से यहां पर उसका कार्य होता है, और बड़ा दुख की बात है। और आज इस कोडरमा जिले में सबसे अधिक बाल मजदूर इन्हीं कार्यों में संलिप्त है। कई एनजीओ बाल मजदूरों को बचाने में लगी है। कल ही परसों एक बाल मजदूरों पर काम करने वाला बहुत बड़ा शख्स, मुझे नाम अचानक याद नहीं आ रहा है, वो इसी जिला में काफी सक्रिय है। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां हमको आज हमारा गांव देहात, हमारा आने वाला पीढ़ी हंसता खेलता रहता। कोयला, लोहा, अब्रक, सारा कुछ हम लोग दिया। हमारे खनिज संपदा से दिल्ली, मुंबई, गुजरात चमकता रहा। हम लोग अंधकार में, भुखमरी में, गरीबी में हमें जीने पर मजबूर होना पड़ा। और ये योजनाबद्ध तरीके से झारखंड को गरीब और एक गरीब राज्य बनाने की काम को अंजाम दिया गया। ऐसा नहीं था। देश आजाद होने के बाद यहां कारखाने, उद्योग लगे, लेकिन दुर्भाग्य से उसका लाभ हमारे झारखंडी भाइयों को नहीं मिला। क्यों? आप लोग कभी सोचते हैं क्यों झारखंड गरीब है? वो इसलिए गरीब है कि और राज्यों को आगे बढ़ाना है, दिल्ली, मुंबई, गुजरात को आगे बढ़ाना है, तो वहां सड़कें बनेंगी, बिल्डिंग बनेगा, फैक्ट्री चलेगा, तो उसको चलाएगा कौन? सड़क बनाएगा कौन? वहां नाली बनाएगा कौन? बिल्डिंग बनाएगा कौन? उसके लिए तो मजदूर चाहिए। इसीलिए झारखंड, बिहार को लोगों ने मजदूर बना के छोड़ दिया। दिल्ली, मुंबई, गुजरात में रहने वाला बड़ा बड़ा व्यापारी का गाड़ी चलाएगा कौन? उसके घर में बर्तन मांजेगा कौन? इसीलिए झारखंड, बिहार को मजदूर बनाया गया। मुझे तो पता नहीं था कि इतने झारखंड के लोग अलग अलग राज्यों में अपना पेट पालने के लिए, मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं। ये तो कोरोना, कोविड आया, देश में लॉकडाउन हुआ, तब पता चला कि इतनी बड़ी संख्या हमारी झारखंड की बाहर जाती है, महिला पुरुष सभी। और इधर कोडरमा, गिरिडीह से तो भरे पड़े हुए। जब कोविड में सब लॉकडाउन हुआ
तो पता चला कि कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, पूरा झारखंड का लोग जहां का तहां फंस गया। आने जाने का कोई साधन नहीं, कोई पैदल चल दिया, कोई साइकिल में चल दिया, कोई रास्ता में मर गया। याद कीजिए वो मंजर जब यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश में लॉकडाउन करके सड़कों पर महिलाओं को बच्चा जन्म करने के लिए मजबूर कर दिया। और याद कीजिए वो दिन किसी राज्य का आपका भाई, आपका ये नौजवान दोस्त बेटा पहला देश में है जो अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो करके आपके घरों में पहुंचाने का काम करता है। देश में किसी ने नहीं शुरुआत की, कोई अपने मजदूरों को लाने के लिए तैयार नहीं। ना बिहार, ना यूपी, ना बंगाल, कोई नहीं। पहला हम लोग हैं। हम मजदूरों को क्या ढोएंगे? हमको तो लगता था कि हम कोरोना ढो रहे हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास था कि हम अपने मजदूरों को सुरक्षित रखेंगे, अपने भाइयों को घर तक पहुंचाएंगे। यह संकल्प के साथ हवाई जहाज, ट्रेन, बस सबसे बुलाने का काम किया। और आपको तो पता है अगल बगल राज्य में कोविड में लोग ऐसा मरे, लेकिन जानवर मरता हो, कोई बीमारी फैलता है तो मुर्गी सब जैसा मरता है, सब खत्म, वैसे ही लोग मर रहा था। उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म, दफनाने के लिए मिट्टी खत्म हो गया। उन लोग नदी में, मैदान में फेंक देता था अपने परिजनों का लाश। लेकिन झारखंड में कोविड कैसे आया, कैसे चला गया, किसी को भनक भी होने नहीं दिए हम लोग। और उस समय भी याद कीजिए, पूरा देश को अगर कोई ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, वो तो झारखंड प्रदेश ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था। तो कई ऐसी चीजें हैं। और उस कोरोना के काल में भी हमारे राज्य से ऑक्सीजन जा रहा है। पता चला अचानक केंद्र सरकार ने पूरा ऑक्सीजन फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया। हमारे कुछ हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी तो कागज पत्र मांगने लगा। हमने तुरंत दिल्ली में बात किया कि क्या बात है, हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। तो नहीं, केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया। तो हमने भी कहा तब केंद्र सरकार का भी रोक दो, यहां से कोई गैस नहीं जाएगा, पहले झारखंड को जाएगा तभी किसी राज्य को जाएगा। तब आनंद फानन में बोला नहीं, झारखंड प्रदेश के लिए कोई कागज पत्र का जरूरत नहीं है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए वो यहां से ले सकता है। अजीब हालत। मतलब गरीब है तो इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं हमारे ऊपर। अब ऐसा नहीं चलेगा। राज तो हम लोग लड़ के लिया और यही सोच करके शायद हमारे अगुआ नेता जो हम लोग के मार्गदर्शक लोग रहे, क्योंकि इस क्षेत्र में शिक्षा का भी अभाव बहुत रहा। यहां के लोग मानसिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर, बौद्धिक रूप से कमजोर। यही सोच करके लड़ के लिया झारखंड। अब राज्य अलग हो गया तो अपने से विकास होगा सबका। लेकिन राज मिलने के बाद जो 15-16 साल, 17 साल हम लोगों ने मंजर देखा, वो भी विचलित करने वाला था। इन 15 सालों में इस राज्य का वो हाल इन लोगों ने कर दिया, बच्चों को तो पढ़ाना बंद कर दो, सैकड़ों हजारों स्कूलों इन लोगों ने बंद कर दिया। लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भात भात करके लोग मरता रहा। हम उसके गवाह हैं, क्योंकि उन घरों में हम जाते थे। फिर आदरणीय गुरुजी ने यह आदेश दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाहियों को कि झारखंड तो हम लोग लड़ के ले लिया, लेकिन
जो स्थिति अभी बनी है, इससे झारखंड बचेगा नहीं। इसलिए हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा, नहीं तो यहां का आदिवासी मूलवासी कोई नहीं बचेगा। फिर हम लोगों ने मोर्चा खोला और फिर हम लोगों ने, ये हम लोग का दूसरा टर्म है, हम लोगों ने सरकार बनाई और आपको हम विश्वास दिलाते हैं। और आज हम यहां कहने से हमें गर्व होता है कि 6-8 साल से हम लोग सरकार चला रहे हैं, एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। और आज रोजी रोजगार के लिए अगर कोई कहीं भी जाता है, देश हो या विदेश, कहीं पर भी उसके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसके पार्थिव शरीर को, चाहे वो विदेश में हो, वहां से ला करके उनके परिजनों तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करते हैं। पहले कौन कहां मर जाएगा, कहां जी जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। तो कई एक ऐसी चीजें हैं। हम तो कहते हैं हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और आपने देखा होगा कि पंचायत जहां सड़क नहीं है, लोग पैदल जाते हैं, वहां पर ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी लोग कंप्यूटर और प्रिंटर लेकर के ऐसे ही समियाना लगा कर, पंडाल लगा करके आपके दुख तकलीफों का, समस्या का हल कर रहे थे। कई एक बार सरकार आपके द्वार के माध्यम से पंचायतों में हमने पदाधिकारियों को भेजा। कई ऐसे लोग आज भी गांव में हमारे ऐसे हैं जो बीडीओ सीओ कौन है जानबे नहीं करता है। डीसी एसपी तो बहुत दूर हो जाता है, और उसमें तो महिलाएं इतनी कि उनको तो बीडीओ सीओ तो छोड़िए, कर्मचारी भी कौन है वो भी नहीं पता रहता। तो हमने जो ब्लॉक ऑफिस है उसी को गांव में भेज दिया, और ये लगातार चल रहा है। और उसी का नतीजा है कि गांव की खबरें हमारे कानों तक आती है, गांव की तकलीफें, गांव की आवाजें हमारे कानों तक आती है। और आज इस गरीब राज्य को एक एक पायदान में कैसे वो मजबूती से अपना पैर रख पाए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का जो हमारा वादा है, ये वादा हम निरंतर 2-1.5 साल से पूरा कर रहे हैं। आज के दिन में जैसे मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, उसमें तेल नहीं भरिएगा तो एक कदम नहीं चलेगा। अगर आज आपके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो बुद्धि भी काम नहीं करेगा। आज हर महिलाओं को 2,500 रुपया देना, मतलब सरकार का आधा बजट लगभग हम महिलाओं को देते हैं। और कई जगह तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का लोग चुनाव जीतने के लिए झूठा वादा कर दिया, चुनाव जीतने के बाद कौन मैया को सम्मान, सब रफू चक्कर। ये लोग देने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग लेने वाला लोग हैं, और हम लोग देने वाले लोग। यही फर्क उनमें और हम में। आज हमारा नौजवान, यहां का गांव देहात का नौजवान उच्च शिक्षा के लिए आज सरकार उनको विदेशों में तक भेजती है। आज हम लोग बेहतर शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय हम लोग खोल रहे हैं। हम तो आप लोग से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाइए, जज बनाइए, तभी राज्य अपने पैरों पर खड़ा होगा।
हम लोग तो अभी निरंतर स्कूल खोल रहे हैं, शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, पदाधिकारियों की बहाली कर रहे हैं। अभी सरकार की दूसरी पाली में अभी साल भर ही बीते हैं, अभी साल भर ही लगभग हुआ है, और इस साल भर के अंदर 26,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नौकरियां दी है। कोई बीडीओ बना, कोई सीओ बना, कोई कलेक्टर बन रहा है। और बड़ा गर्व का बात होता है जब मंच पर आकर के वही अभ्यर्थी बोलता है कि आज मैया सम्मान योजना के बदौलत आज हमको ये नौकरी मिला है। हमें ऐसी बातें भी सुनने मिलती है। अभी एक खूंटी की एक बच्ची जिसका ना मां है ना बाप है, आज मैया सम्मान योजना के बदौलत आज इस राज्य में कलेक्टर की नौकरी पर आई है। तो कितनी गर्व की बात है। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमको पता है हमारे राज्य में गरीबी कितनी है और कैसे इनको बाहर निकालना है गरीबी से। केंद्र सरकार के साथ चुनौतियां हैं, हमें मालूम है, और गरीब को कोई अधिकार हक घर पे लाके नहीं देता है, उसे लड़ना पड़ता है, उसे छीनना पड़ता है। तो हमारा जो भी अधिकार है केंद्र सरकार उसे लड़ के लेना हो तो लिया जाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ना हो तो लड़ा जाएगा, राजनीतिक लड़ाई लड़ना होगा तो लिया जाएगा, लेकिन अपना हक अधिकार लेके हम लोग रहेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें आपके लिए है। और आज केंद्र सरकार को देखिए, अभी बजट इनका बना, झारखंड को ठेंगा दिखा दिया। अगर हम लोगों ने ठेंगा दिखा दिया पूरा देश अंधकार में चला जाएगा। हम लोग इस संघीय ढांचा में कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ना चाहते। आप लड़िए, आप राजनीतिक और लोकतांत्रिक ढंग से लड़िए। अगर उस तरीके से भी लड़ना होगा तो उसमें भी झारखंड पीछे नहीं है। हमारे पास इतनी ताकत है और वो ताकत उनको भी मालूम है। और आज केंद्र सरकार ने जो लगभग 52-53 लाख करोड़ रुपए का बजट बन रहा है, आज इन लोगों ने विदेश में अमेरिका के साथ ऐसा करार कर लिया है कि अपना बजट का 85% खर्चा अमेरिका को देके आएगा। बता 15% में देश कैसे चलेगा जी? कैसे चलेगा 15% में? किसको देगा, किसको नहीं देगा? इसमें पूर्णतया जो गैर भाजपा शासित राज्य है वही उन्हीं का हक अधिकार मराएगा। लेकिन हमारी पूरी नजर है, आज बड़े गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि आज जो भी हम काम करें उस काम का सीधा फायदा हमारे राज्य के लोगों को मिले। और हम यहां बहुत सारे नौजवानों के मेरे कान तक में आवाज आ रहा है, कुछ आंदोलनकारी लोग भी हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैं आप सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप भी हमारे, चूंकि आज बतौर मुख्यमंत्री हैं तो हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन जिम्मेवारी भी है, लेकिन आपकी भी मांग जायज है तो निश्चित रूप से उस मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करती है। आज जेपीएससी का एग्जाम निकलने वाला है। अलग अलग जगहों से हमारे नौजवान हमको बोल रहे हैं कि थोड़ा उम्र सीमा घटा दो, थोड़ा उम्र सीमा घटा दो। हमने कहा अब तो हम लगातार, ये लोग 20 वर्षों में 4 बार एग्जाम ले पाए, हमने तो मात्र 5 वर्षों में
5 बार एग्जाम ले लिया, अब तो रेगुलर्स आ गया। कितने को हम उम्र छान दे, और नई पीढ़ी को भी तो मौका देना है। लेकिन अगर उनकी मांगे जायज है तो उस पर भी हम एक सकारात्मक विचार करते हैं। आज बेहतर शिक्षा के लिए, क्योंकि यहां पर आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग कई मायने में हमेशा पिछड़ा रह जाता है, आज इनको लेकर के हम लोगों ने कार्य योजना बनाया कि अविलंब हमारे बगल के चतरा जिला में अंबेडकर विश्वविद्यालय बनाएंगे, जहां हम बाबा अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जी को एक श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए यहां पर उनके समुदायों के लिए एक बेहतर और बड़ा विश्वविद्यालय हम लोग खोल पाए। पहली बार झारखंड को दुनिया का सबसे ऊंचा वैश्विक मंच में पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। आज हमारे नौजवान विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जो अंग्रेज यहां पर जुल्म ढाते थे, यहां के लोगों को अंग्रेजों के सामने में कुर्सी में बैठना औकात नहीं था। यहां के लोगों को माइक में तो बोलना दूर, आज उसी अंग्रेज के बगल में आज झारखंड का नौजवान बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहा है। पूरे सम्मान के साथ। तो साथियों, बातें बहुत है। आज शालिनी गुप्ता जी आई हैं। मैंने शालिनी गुप्ता जी को कई लंबे समय से इनके संघर्ष को मैंने बहुत ध्यान से देखा है। शालिनी गुप्ता जी में क्षमता है, समर्पण भी है, लेकिन कभी कभी होता ये है, हम तो बोलते हैं, अनेकों लोग आएंगे आपको अलग अलग तरीके से भाषण देने, लच्छेदार मीठे मीठे बातें बोलने, कई राह दिखाने वाले लोग भी आएंगे। इतने लोग आएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। और गलती से अगर गलत राह में अगर हम निकलते हैं तो उस राह का मंजिल नहीं, वो राह भटकाव का है, जहां आप गुम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसे मार्गदर्शक लोगों के सिपाही हैं जिन लोगों ने हमें मंजिल भी दिखाया, राह भी दिखाया और मंजिल तक पहुंचा करके भी दिखाया है। तो इसीलिए हम लोग राज्य के इस 3.25 करोड़ लोगों को हमेशा ये बात बोलते हैं, आज नहीं तो क्या जरूरत था, क्यों 15-17 वर्षों में इस राज्य में लोग भूख से मरने लगे, क्यों यहां के नौजवान किसान पलायन के लिए मजबूर हुआ। और आज क्या ऐसी आन पड़ी, हमें क्या तकलीफ है सरकार को इतना और भी काम करने। लोग ऐसे ही बदनाम करता है कि ठेका टेंडर और इधर उधर में सब कमीशन खोरी चलता है। अब महिलाओं को सम्मान दे रहे, इसमें कौन कमीशन सरकार को मिल रहा है हमको बता दो। एक बटन दबता है तो सीधे महिलाओं के खाता में चला जाता है, कोई बिचौलिया बीच में नहीं है। तो कई ऐसी बातें हैं, बातें तो करने का बहुत कुछ है, लेकिन आज इतना बड़ा जनसैलाब अगर आया है तो कहीं ना कहीं शालिनी गुप्ता जी में वो समर्पण है और आप में वो लगाव है शालिनी गुप्ता जी के साथ, जो यहां दिख रहा है। ये ताकत 1000 गुना हो सकता है, बशर्ते हम लोग अगर
सही राह और सही विचार के साथ चलें। और हमने आज इसीलिए शालिनी गुप्ता को भी कहा, इनको भी अपने साथ चलने के लिए हम लोग राजी हुए कि नहीं, इनमें क्षमता है, इनको जिम्मेवारी दी जा सकती है और इनके माध्यम से कोडरमा जिले का जो तकदीर है, उस तकदीर को सुनहरी अक्षरों से लिखा जा सकता है। आज मुझे पता है शालिनी गुप्ता जी अपने इस सामाजिक कार्यों के अनुरोध के साथ साथ ये पारिवारिक रूप से भी कई झंझावातों से जूझ रही हैं। उसके बावजूद आपके दुख तकलीफ में ये सदैव खड़ा रहने वाली महिला और महिलाओं को आगे आने में कितनी अड़चनें होती है वो मैं जानता हूं। और आज उसी का एक भरपाई है कि हमने शालिनी गुप्ता जी को संगठन के साथ हमारे साथ चलने के लिए पार्टी का एक सहयोगी बनाया है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में आप देखेंगे, अगर हम लोग कोडरमा में एक बेहतर भविष्य का सोच रखते हैं तो आपको वो चीजें कहीं मिलेगी, कहीं दिखेगी तो शालिनी गुप्ता जी के ही बीच में दिखेगी। तो इसीलिए साथियों, क्योंकि कुछ चीजें मैं तो कोडरमा आता जाता रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां एक संपर्क, जो एक जैसे हम सरकार आपके द्वार चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम गांव की खबरों को, वहां के दुख तकलीफों को, किसानों के, मजदूरों की लाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से कई और चीजों की आवश्यकता होती है। आज निश्चित रूप से एक सरकार के नजर में एक कोडरमा को देखने के लिए जो मैं एक दो आंख से देख रहा था, अब निश्चित रूप से दो आंख और होंगी, जो हम बहुत अच्छी तरीके से कोडरमा को हम लोग देख पाएंगे। आप सब लोगों को यहां पर बहुत बहुत आने के लिए आभार और पार्टी में आस्था जताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि आज हम लोग का कैबिनेट भी है और कई व्यस्त कार्यक्रम है, वापस जाना है। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से विदा लेते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, हेमंत सोरेन जिंदाबाद।